Good morning. Let's continue our chapter that is towards civil disobedience. And third topic towards civil disobedience. That last paragraph, this did not satisfy the Congress leaders. The radicals, let's start the last paragraph. When the Simon Commission arrived, it was greeted with the slogan, "Go back, Simon." Go back, Simon. And that all parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstrations in an effort to win them over. The Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a vague offer of dominant status for India in an unspecified future, and a round-table conference discussed a future constitution. This did not satisfy the Congress leaders. The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive. That 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो उसका जो स्वागत किया गया एक स्लोगन से किया गया, दैट इज़ गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, एंड के नारों से किया गया। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। सारी पार्टीज़ ने इसमें पार्ट लिया, कांग्रेस पार्टी ने भी पार्ट लिया, मुस्लिम लीग ने भी पार्ट लिया डेमोन्स्ट्रेशन में। इस प्रदर्शन में सब कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया। और इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन October 29। मतलब जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे वो सबका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने एक एफर्ट लगाया कि वो इस डेमोन्स्ट्रेशन को शांत कर पाए। उन्होंने अनाउंस किया इन October 1929 को उन्होंने अनाउंस किया अ वैग ऑफर ऑफ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन को शांत करने के लिए अक्टूबर 1921 में इंडिया के लिए किसने, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया के लिए डोमिनेंट स्टेटस का एक वैग्यू ऑफर दिया। इंडिया के लिए अनाउंस किया October 1929 पे एक वैग्यू ऑफर दिया, दैट इज डोमिनेंट स्टेटस का इंडिया के लिए। मतलब ये अनस्पेसिफाइड फ्यूचर था और ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने हमें डोमिनेंट स्टेटस के लिए एक डोमिनेंट स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया, दैट इज अनस्पेसिफाइड फ्यूचर उसका कोई फ्यूचर नहीं था जो उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस बताया। और फिर कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ पे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया जाएगा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। लेकिन ये जो चीज़ें थी ये साइमन इसने कांग्रेस लीडर को सेटिस्फाई नहीं किया। इन बातों ने कांग्रेस लीडर को सेटिस्फाई नहीं किया। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। क्या हुआ कि इससे कांग्रेस तो सेटिस्फाई नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के लीड में कांग्रेस का तेज तरारा खेमा आक्रमण तेवर अपनाने लगा था, या आप कह सकते हो द रेडिकल्स विद इन द रेडिकल्स होने लगे थे कांग्रेस में। और किसके मोर असर्टिव हो गया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के लीड में कांग्रेस में तेज तरार वो लोग आक्रामक हो गए, अपने तेवर अपनाने लग गए, एटीट्यूड टाइप। एंड
The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominance gradually lost their influence. अब क्या, द लिबरल एंड जो मॉडरेट थे उन्होंने क्या किया, जो लिबरल थे और जो मॉडरेट्स लीडर्स थे who were proposing a constitutional system, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रपोज किया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस। उन्होंने ब्रिटिश डोमिनेंस के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के मतलब एक ब्रिटिश डोमिनेंट के अंदर ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंडर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे, ठीक है। और ग्रेजुअली इससे क्या हुआ, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे लॉस्ट किया और एक तरह से वो लोग क्या, हमारे जो लिबरल्स थे और जो मॉडरेट्स थे वो प्रपोजिंग कर रहे थे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद द फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जैसे ब्रिटिशर्स के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही वो भी अपना वर्क करने वाले थे, लेकिन ब्रिटिश डोमिनेंट में, ठीक है। और इसी के कारण वो अपना इन्फ्लुएंस लॉस्ट कर रहे थे। एंड इन दिसंबर 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj, of full independence for India. अब क्या हुआ, इन दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू में जो लाहौर कांग्रेस थी, लाहौर कांग्रेस ने फॉर्मलाइज, अब वो डिमांड करने लग गई पूर्ण स्वराज, मतलब फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। पूर्ण स्वराज की डिमांड करने लग गई मीन्स फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day, when people were take a pledge to struggle for complete independence। और डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, वुड बी सेलिब्रेटेड, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे, जब लोग व्हेन पीपल वर, जब लोग प्लेज ले लेंगे स्ट्रगल करने की कि अब उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। एंड बट the celebrations attracted very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life। अब क्या था कि इस सेलिब्रेशन की ओर बहुत कम लोगों ने ही ध्यान दिया। अब इंडिपेंडेंस ने इस आप कह सकते हो, फिर महात्मा गांधी ने डिसाइड किया उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो रिलेट करे इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम को बहुत कंक्रीट इशू, मतलब उनके एवरी डे लाइफ से। कंक्रीट इशू मीन्स कि जो उनके एवरी डे एग्जाम्पल से समझा, कंक्रीट उनकी एवरी डे लाइफ को वो जोड़े इस आइडिया से कि हमें अब फ्रीडम की ज़रूरत है। दैट the Independence Day I have discussed one, two, yeah. Source C. The Independence Day Pledge, 26 January 1930. The Independence Day Pledge, 26 January 1930. We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life, so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom,
but has based itself on the exploitation of the masses and has renewed India economically, politically, culturally and spiritually. We believe, therefore, that India must serve the British connection and attain Purna Swaraj or complete independence. And attain Purna Swaraj and complete independence. You can say कि we believe that मतलब हमारा विश्वास है कि किसी भी सोसाइटी की तरह मतलब हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह इंडियन पीपल का भी ये एक इनएलिएनेबल मतलब होता है अरणीय एक अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले। ठीक है, हमारा विश्वास है कि किसी भी सोसाइटी की तरह इंडियन पीपल को भी मतलब इनएलिएबल मतलब उनका पूर्ण स्वराज या पूरा अधिकार इंडियन पीपल को मिले जैसे और लोगों को मिलता है। टू हैव फ्रीडम, उन्हें आज़ादी मिले। ठीक है, उन्हें अपने मेहनत का फल मिले। टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ द टॉय, और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले और उनकी पूरी मतलब जितनी भी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो पूरी हो, सो डैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ। और इससे क्या उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने ग्रोथ के लिए, उनको फुल अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने ग्रोथ के लिए एंड दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ। वी बिलीव ऑल्सो डैट इफ एनी गवर्नमेंट deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it. हमारा ये भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को, अपने पीपल को इन राइट से वंचित रखती है और मतलब या ऑप्रेस करती है, दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या एबॉलिश करने का अधिकार है। सरकार को चेंज करने, गवर्नमेंट को चेंज करना या एबॉलिश करने का हक है। भारत में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैड नॉट ओनली डिप्राइव द इंडियन पीपल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने न केवल इंडियन पीपल को इंडिपेंडेंस से मतलब फ्रीडम से अलग रखा, डिप्राइव रखा, बल्कि उन्होंने उसका मासेस में एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत मासेस में एक्सप्लॉयटेशन किया और उसने इंडिया की इकॉनमी को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। इंडिया की इकॉनमी पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली को बिल्कुल नष्ट कर दिया, बिल्कुल भी नष्ट कर दिया। एंड वी बिलीव, इसलिए हमारा विश्वास है कि दैट इंडिया मस्ट सर्व द इंडियन ब्रिटिश कनेक्शन, इंडिया को मस्ट सर्व दी ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को, सभी कनेक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए और उसे पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए। उन्हें पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए। एंड दैट the Salt March and the Civil Disobedience Movement, Mahatma Gandhi 3.1, that is the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. महात्मा गांधी को मतलब अपने देश को यूनिटी में, इंडिया को यूनिटी में लाने के लिए महात्मा गांधी ने सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल को फाउंड किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया, सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया जिससे कि हमारा पूरा मतलब भारत एकजुट हो जाएगा। एंड ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demand। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक लेटर वायसराय इरविन को लिख के दिया और उसमें अपनी 11 मांगों को भी लिख के दिया, 11 डिमांड्स को। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीसेंट।
कुछ तो जनरल इंटरेस्ट की मांगे थे, इनमें से कुछ जनरल इंटरेस्ट थी, और लेकिन कुछ जो डिमांड्स थी वो स्पेसिफिक डिमांड्स थी, हमारे डिफरेंट क्लासेस के लिए थे, डिफरेंट क्लासेस के लिए स्पेसिफिक डिमांड्स थी। और क्या था, फ्रॉम मतलब इंडस्ट्री से लेकर उसमें पीसेंट तक की मांगों को लिखा गया था। एंड द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The idea was to make. अब क्या था कि गांधी जी ने इन डिमांडों के जरिए सोसाइटी के सभी जो डिफरेंट, देखो ये आइडिया था, मतलब ये डिमांड वाला एक आइडिया था, वाइड रेंजिंग आइडिया था ये डिमांड, ठीक है। आइडिया वॉज टू मेक मतलब ये आइडिया था कि आप अपनी डिमांड को वाइड रेंज बना पाओ, ठीक है, फैला पाओ, सो डैट उन्होंने ऑल क्लासेस, जितनी भी इंडियन सोसाइटी में क्लासेस हैं सबको इसमें इंक्लूड किया, और कुड आइडेंटिफाई विद देम, ठीक है, एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कम। उन्होंने समाज के मतलब सभी को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके कंपेनियन में शामिल हो सके। और इनसे द मोस्ट टायरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड ऑफ एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड किसकी थी, नमक टैक्स मतलब सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने के बारे में थी, सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने के बारे में थी। एंड सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक। जो सॉल्ट था वो क्या होता है, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। सॉल्ट मतलब एक समथिंग चीज़ है, दैट इज सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम, मतलब वो ऐसी चीज़ है जिसको रिच पीपल भी कंज्यूम करते हैं, पुअर पीपल भी कंज्यूम करते हैं, और हमारे फूड आइटम का मोस्ट एसेंशियल पार्ट है, हमारे फूड आइटम का वो क्या है, मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। एंड द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड उन्होंने क्या कहा कि इसलिए नमक पर टैक्स, सॉल्ट टैक्स, और उसके उन्होंने यही कहा, ये जो द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड दी जो गवर्नमेंट की मोनोपॉली है इसके प्रोडक्शन पे महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव, ये सबसे मोस्ट ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि मतलब सॉल्ट पे भी जो हमारा एसेंशियल पार्ट है, हमारे फूड का एसेंशियल आइटम है हमारे फूड का, उस पर टैक्स देना, और गवर्नमेंट की पूरी तरह से मोनोपॉली है कि वो ही सॉल्ट का प्रोडक्शन करेगी। ये उन्होंने मतलब डिक्लेयर किया महात्मा गांधी ने कि ये मोस्ट ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का, उन्होंने रिवील किया कि ये मोस्ट ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का। And Mahatma Gandhi letter was in a way and ultimatum, ठीक है, महात्मा गांधी का लेटर था रास्ते में एक अल्टीमेटम था, महात्मा गांधी का जो लेटर था वो अल्टीमेटम की तरह था, ठीक है, चेतावनी की तरह था। उन्होंने इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th March, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कंपेनियन। देखो कहा गया कि अगर डिमांड फुलफिल्ड नहीं हुई बाय 11th March तक, तो जो लेटर ने कहा स्टेटेड दैट कांग्रेस वुड लॉन्च, कांग्रेस लॉन्च करेगी एक सिविल डिसओबीडियंस कंपेनियन, एक सिविल डिसओबीडियंट कंपेनियन। अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस कंपेनियन करेगी। और क्या हुआ कि इरविन वॉज अनविलिंगली टू नेगोशिएट, इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया फेमस सॉल्ट मार्च,
और accompanied by 78 मतलब उसके 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ उन्होंने ये सॉल्ट यात्रा स्टार्ट की थी। ठीक है, ये सॉल्ट मार्च उन्होंने स्टार्ट की। एंड द मार्च वॉज ओवर 240 माइल फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन टू दांडी। ये जो यात्रा थी, ये जो टूर ये जो मार्च था साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती कोस्टल टाउन में जाकर ख़त्म होनी थी। आप ये कह सकते हो ये जो मार्च है वो वॉज ओवर 240 माइल्स बाद ओवर होनी थी। दैट इज गांधी जी के आश्रम इन साबरमती से, गांधी जी के आश्रम साबरमती से स्टार्ट हुई गुजराती कोस्टल टाउन टू दांडी तक। द वॉलेंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। जो वॉलेंटियर्स थे वो 24 डेज तक उन्होंने वॉक किया और पर डे उन्होंने 10 माइल्स वॉक किया। पर डे उन्होंने क्या किया? 10 माइल्स वॉक किया। 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप, मतलब जहाँ पे भी महात्मा गांधी रुकते थे 1000 पीपल्स वहाँ पर, 1000 लोग वहाँ पर आ जाते थे उनकी बात को सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। और वो उनको बताते थे, गांधी जी मतलब स्वराज की मीनिंग उनको बताते थे और बताते थे कि पीसफुली हम अंग्रेज़ों, गांधी जी ने मतलब स्वराज की मीनिंग वहाँ उनको बताई और आह्वान किया उनको, ठीक है, अर्ज किया उनका कि लोग ब्रिटिशर्स की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा ना माने। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग पीसफुली ब्रिटिश की बातों को इग्नोर करिए, उनकी बातों को मत मानिए। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी, 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए। एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ, और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। उन्होंने क्या किया? वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया? मतलब सेरेमनियली उन्होंने वायलेट किया, कानून का उल्लंघन किया। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एंड आई थिंक फिगर 6 में लिखा है अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर की मीटिंग हो रही है एट इलाहाबाद 1931 में। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी, आप इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं जो बिल्कुल लेफ्ट में है, एक्सट्रीमली लेफ्ट में है। एंड दैट इज जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीमली राइट में है। एंड सुभाष चंद्र बोस 5th फ्रॉम राइट, सुभाष चंद्र बोस 5th राइट में बैठे हुए हैं, आप कह सकते हो फ्रॉम राइट से 5th पोजीशन पे। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये यहीं से मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये कैसे, मतलब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है या कैसे अलग था? एंड पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज cooperation with the British as they had done in 1921-22 but also break colonial laws। और इस बार लोगों ने न केवल मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि इस बार लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो रिफ्यूज़ करेंगे, मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे अब ब्रिटिशर्स के साथ as they had done in 1921 and 22। ठीक है, इस बार वो ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे।
बट ऑल्सो ब्रेक दी कॉलोनियल रूल। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कॉलोनियल रूल्स को भी तोड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने 1921 और 21 में ऐसा किया, 1921 एंड 22 में, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। और उन्होंने कहा कि अब से हम कॉलोनियल लॉज को भी तोड़ेंगे। एंड thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factory, or thousands in different parts of the country, the salt law, thousand different parts of the country, 1000 लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। 1000 से ज़्यादा लोगों ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा। कोर्ट के मतलब कंट्री ने ब्रोक किया सॉल्ट लॉ को, और मैन्युफैक्चर, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को, और डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया सॉल्ट फैक्ट्री के सामने, ठीक है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया सॉल्ट फैक्ट्री के सामने, और मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किया, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रदर्शन किया। As the movement spread, foreign cloth was boycotted. जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, फॉरेन क्लोथ को बाइकॉट कर दिया गया। एंड लिक्वर शॉप वॉज पिक्टेड, और फिर लिक्वर शॉप को पिक्टेड हमने दैट इज पहले भी बताया कि आप रास्ता, जो भी लिक्वर शॉप है उसके मेन गेट पे खड़े होकर रास्ता रोकिए कि आप किसी को अंदर जाने नहीं दोगे, ठीक है। एंड पीसेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीसेंट से मना कर दिया कि हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। एंड चौकीदारी, हम चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे, ठीक है, हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। जो विलेज में जितने कर्मचारी काम करते थे, जितने ऑफिशियल्स वर्कर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और कई प्लेसेस में क्या हुआ, बहुत सारे प्लेसेस में जंगल में रहने वाले लोगों ने भी फॉरेस्ट लॉ का उल्लंघन करना, फॉरेस्ट लॉ को भी उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। गोइंग इनटू, और वो कैसे वायलेट कर रहे थे, वो जा रहे थे रिजर्व फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में उन्हें एंट्री मना थी, लेकिन वो रिजर्व फॉरेस्ट किए गए, उन्होंने वहाँ पे कलेक्ट किया, अपने कैटल्स को भी वहाँ पे ग्रेज करने के लिए छोड़ दिया, अपने कैटल्स को भी उन्होंने ग्रेज करने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। एंड दैट इज worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one, और worried by डेवलपमेंट को लेके जो चिंता हो रही थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने कांग्रेस लीडर्स को एक के बाद एक गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही थी इससे कांग्रेस जो नेता थे, मतलब इसने ब्रिटिशर्स को डरा दिया था, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस लीडर को एक के बाद एक गिरफ्तार कर रही थी। दिस लेड टू वायलेट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, और इस लेड के कारण बहुत सारे वायलेट हुए, क्लैशेस हुए बहुत सारे प्लेसेस में, बहुत सारे प्लेसेस में क्लैशेस हुए, आप कह सकते हो वायलेट, हिंसक टकराव हुए। एंड when Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. अब क्या हुआ, जब अब्दुल गाफर खान को, जो डिसिप्लिन थे महात्मा गांधी के, ठीक है, महात्मा गांधी के अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के क्या थे, मतलब हाँ, डिवोट डिसिप्लिन, ठीक है, डिवोट डिसिप्लिन थे, उनके समर्पित साथी थे। अब्दुल गाफर खान को जब गिरफ्तार किया गया तो जितनी भी क्राउड थी वो एंग्री से भर गई, गुस्से से भर गई, और इसके कारण क्या हुआ, गुस्से से भर गई, और
उसके कारण एंग्री क्राउड ने डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शन करना रोड पे शुरू कर दिया ऑफ पेशवर, और उसके बाद उन्हें फेसिंग आर्मर्ड कार्स को फेस करना पड़ा और पुलिस फायरिंग को फेस करना पड़ा। इससे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। एंड मतलब आम से भरी पूरी कार्स को फेस करना पड़ा और पुलिस फायरिंग को फेस करना पड़ा, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police post. और एक मंथ बाद जब महात्मा गांधी himself was arrested, जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया एक महीने बाद, तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल लेबर्स ने ब्रिटिशर रूल का, जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर ने अटैक कर दिया पुलिस पोस्ट पर। उन लोगों ने अटैक कर दिया पुलिस पोस्ट पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पर, लॉ कोर्ट्स पर एंड रेलवे स्टेशंस पर। और स्ट्रक्चर, मतलब उन सारे स्ट्रक्चर्स पे इन्होंने हमला किया जहाँ पे मतलब जो सिम्बॉलिस्ट थे, जो सिंबल था ब्रिटिश रूल का, जो भी सिंबल था ब्रिटिश रूल का, उन्होंने सब जगह अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ रिचुअल रिफ्रेशन। अब क्या हुआ कि जो फ्राइटेंड गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, मतलब फ्राइटेंड गवर्नमेंट, डरी हुई गवर्नमेंट ने बिल्कुल कौन सा रास्ता अपनाया, ब्रिचुअल रिप्रेशन का रास्ता अपनाया, मतलब बुरी तरह से मारने का, उनको दबाने का रास्ता अपनाया। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक, और जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पर पीसफुल सत्याग्रही थे उन पर अटैक हुआ, वुमेन और चिल्ड्रन को मारा गया, एंड अबाउट 1 लाख पीपल वो अरेस्टेड, और अबाउट 1 लाख पीपल को अरेस्ट किया गया, और अबाउट 1 लाख पीपल को अरेस्ट किया गया। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement. और इस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने फिर से डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद किया, एंड एंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन, और उन्होंने एक पैक्ट में इरविन के साथ समझौता किया, दैट इज 5 मार्च 1931 को, ठीक है, बाय द गांधी इरविन पैक्ट। इन दोनों का जो समझौता हुआ था, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कांग्रेस। गांधी जी ने कंसेंट किया, बोला कि ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आपका फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होना था, उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। द कांग्रेस हैड बायकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कांग्रेस ने उसे बायकॉट किया था। कांग्रेस ने उसे क्या किया था, बायकॉट किया था, पहले बायकॉट कर चुकी थी। एंड इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। क्या हुआ, इसमें क्या डिसाइड किया कि गांधी जी ने कंसेंट किया कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब जो कि इन लंदन में होगा, और गवर्नमेंट एग्रीड हो गई वहाँ पर कि वो आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेगी, वो आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जाने देगी, वो आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगी। एंड दैट इज इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर दी कांग्रेस। दिसंबर 1931 को क्या हुआ कि जो गांधी जी थे वो वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस, वो लंदन गए एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन, लेकिन नेगोशिएशन क्या हुआ, टूट गया, और ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, ठीक है, वो जो नेगोशिएशन, जो बातें थी वो टूट गई और उन्हें डिसअपॉइंट होकर लौटना पड़ा। और जैसे बैक इन इंडिया, जैसे वो इंडिया आए, उन्होंने डिस्कवर किया दैट दी गवर्नमेंट हैड बिगिन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने पाया कि गवर्नमेंट ने एक नए सिरे से, मतलब न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन का रास्ता अपनाया है। जाफर खान और जवाहरलाल नेहरू व बोथ इन जेल। जाफर खान भी जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू भी
जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया? इलीगल, डिक्लेयर्ड illegal, and a series that गाफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। द कांग्रेस हैड डिक्लेयर, कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया इलीगल, एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाइकॉट। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया और असेंबली और डेमोन्स्ट्रेशन और बाइकॉट जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। ठीक है, मतलब ये सीरीज एक मेजर उठाया जा रहा था, इम्पोज करना मतलब प्रिवेंट, मीटिंग्स को रोकना, डेमोन्स्ट्रेशन रोकना और बाइकॉट्स करने को लेकर। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी री लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ग्रेट रीलॉन्च के बाद महात्मा गांधी ने फिर भारी, मतलब कि उन्हें रीलॉन्च, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, दैट इज आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू, ओवर अ ईयर, साल भर तक ये मूवमेंट चला, लेकिन 1934 में इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, लेकिन 1934 में वो धीरे धीरे इस ये मूवमेंट बिल्कुल कमज़ोर होता गया। एंड यू कैन सी फिगर 7 दैट ये दांडी मार्च है। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वॉज accompanied बाय 78 वॉलंटियर्स के साथ वो जा रहे हैं, और ऑन दी वे दे वर जॉइन्ड बाय, मतलब रास्ते भर में उन्हें 1000 पीपल्स ने ज्वाइन किया। एंड फिगर 8, पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रही 1930, पुलिस ब्रेक कर रही है 1930 सत्याग्रह में, लोगों को मार मार के क्रैक डाउन कर रही है, हमला कर रही है, एंड उन पे वो हमला कर रही है। दैट इज, आप कह सकते हो कि बॉक्स वन में क्या कहा गया है? टू द अल्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज इंसेंस, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना, अब देखिए, टू द अल्टर मतलब इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वी ब्रॉट आवर यूथ एज इंसेंस, हमें अपने यूथ को आगे लेकर आना पड़ेगा इंसेंस में। ठीक है, इंसेंस। मैनी नेशनलिस्ट थॉट दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी वन थ्रू नॉन वॉयलेंस, कई नेशनलिस्ट को लगता था कि ब्रिटिश के खिलाफ हम अपना फ्रीडम, मतलब हम ब्रिटिश के खिलाफ शांति से नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, हम नॉन वायलेंस से नहीं जीत सकते हैं, हमें वायलेंस करना पड़ेगा, कई नेशनलिस्ट को ये लगता था। और इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी was founded at meeting in फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, और 1928 में दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई असेंबली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। अमंगेस्ट इस लीडर्स में कौन कौन थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। इनके जो नेता थे, इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। And in a series of dramatic action in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power. और different in a series of dramatic actions में जो different parts of the India था, उसने क्या किया था? देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों पर निशाना लगाया, या मतलब इस सीरीज में, इस ड्रामेटिक एक्शंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में जो HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने टारगेट किया सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश पावर को।
In April 1929, Bhagat Singh and in April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly. अप्रैल 1929 को क्या हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका. In the same year, there was an attempt to blow up the train that Lord Irwin was travelling in. और उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन ट्रैवल कर रहे थे. भगत सिंह was 23 when he was tried and executed by the colonial government. भगत सिंह जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चल रहा था उन्हें फांसी दी गई. उस समय उनकी उम्र क्या थी? 23 ईयर थी. And during his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of bomb and pistol, but wanted a revolution in society. During उसके ट्रायल में उसके मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते. बम और पिस्तौल से उन्हें कोई मतलब नहीं, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी में वो रिवॉल्यूशन चाहते हैं. Revolution is the inalienable right of mankind. Revolution is a inalienable right है, हमारा जन्मजात अधिकार है हमारा. ठीक है, इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता. Freedom is the imprescriptible birthright of all. क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, जिसका और ये प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है. ठीक है, रिवॉल्यूशन हमारा जन्मजात अधिकार है. ठीक है, हमारे मैनकाइंड का. और फ्रीडम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. द लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी. और जो लेबर होते हैं वो रियल सस्टेनर होते हैं हमारी सोसाइटी की, मतलब आप वास्तविक पोषक हैं. और टू द altar of this revolution we have brought our youth as incense. क्या था कि जनता की सब पर सत्ता टू द altar. इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने यूथ को लाना पड़ेगा ऐसे. For no sacrifice is too great for so magnification a cause. और इस विश्वास के ज़रिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे. ठीक है. And for no sacrifice is too great for so magnificent a cause. We are content. हम लोग content है. That is we await the advent of revolution. इनकलाब जिंदाबाद. अब क्या था कि उन्होंने कहा कि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है. हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं. हम संतुष्ट हैं और हम वेट कर रहे हैं रिवॉल्यूशन की. और हम किसका वेट कर रहे हैं? रिवॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं. 3.2 that is how participants saw the movement. How participants saw the movement. And let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. आइए देखते हैं different social groups. आइए देखते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को देखते हैं कि जो पार्टिसिपेट मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में. व्हाई डिड दे जो मतलब उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में. उनके आइडल्स के क्या थे? व्हाट आर देयर आइडल्स? व्हाट डिड उनके लिए स्वराज की मीनिंग क्या थी? उनके आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज की मीनिंग क्यों क्या थी? उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों लिया था इस मूवमेंट में? अब इन द कंट्री साइड रिच पीसेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट ऑफ उत्तर प्रदेश. पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट. अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड में क्या था? रिच पीसेंट कम्युनिटीज थी वहाँ पर.
ठीक है। रिच पीसेंट कम्युनिटीज थी, और वो कौन सी थी? पाटीदार थे गुजरात के और द जट ऑफ उत्तर प्रदेश के थे। पाटीदार थे गुजरात के और जट थे उत्तर प्रदेश के, जो कि इस मूवमेंट में उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एक्टिव रहते थे। Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. देखो, ये एक प्रोड्यूसर थे कॉमर्शियल क्रॉप्स के। कॉमर्शियल क्रॉप जिन्हें बेचने के लिए उगाया जाता है, वे इसके प्रोड्यूसर थे। लेकिन गवर्नमेंट को लेकिन क्या हुआ? दे वर वेरी हार्ड हिट, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको बहुत हार्ड हिट किया। दैट इज ट्रेड डिप्रेशन आ गया, मतलब उनका जो व्यापार था वो डिप्रेशन में आ गया, और जो उनकी प्राइसेस थी वो पूरी तरह से फॉल हो गई। ठीक है। क्या हुआ कि क्रॉप्स को खेती करने के कारण ट्रेड में मंदी आ गई, डिप्रेशन आ गया, और फसल क्रॉप्स के जो प्राइसेस थे वो गिर गए, जिससे कि वो बिल्कुल चिंता में आ गए। और एज देयर कैश इनकम disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. और जैसे उनका कैश इनकम डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया, वो कैश इनकम कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गवर्नमेंट को कि वो रेवेन्यू डिमांड, जो उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, उसको वो लोग कम करें, और उसको वो लोग कम करें। टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, and अब क्या हुआ था? दिस रिच पीसेंट्स केम इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, मतलब कि कैश डिसअपीयर्ड हो गया, तो दे फाउंड इट इम्पॉसिबल, उन्हें अब इम्पॉसिबल लगने लगा कि वो गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड को नहीं चुका, उनके लिए नामुमकिन है गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड को पे करना। And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. और सरकार लगान कम करने को, टैक्स कम करने को तैयार नहीं थी, और चारों तरफ क्या था? असंतोष था। आप कह सकते हो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रेवेन्यू को कम नहीं करेंगे, और रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं करेंगे। और वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, मतलब हर जगह ये बात सुनकर क्या हुआ? लोगों में एक असंतोष की भावना आ गई। एंड दीज रिच पीसेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये जो रिच पीसेंट्स थे बिकेम, ये बहुत ही एंथुसियास्टिक सपोर्ट, इन्होंने बहुत एंथुसियास्टिक सपोर्ट दिया था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में। ठीक है, एक बढ़ चढ़कर उन्होंने सपोर्ट दिया था। और ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटी, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया था अपनी कम्युनिटीज़ को। एंड एट टाइम फोर्सिंग रेलुकेंट मेंबर, और उन्होंने कई बार मतलब फोर्स किया था रेलुकेंट मेंबर्स को कि वो लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो नहीं करते थे वो छोड़ देते थे। टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम, और सबको कहा कि आप लोग बाइकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, बाइकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। एंड फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए जो ये फाइट था स्वराज के लिए, फाइट फॉर जो स्वराज था, मतलब ये स्ट्रगल था अगेंस्ट हाई रेवेन्यू के, हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट ये एक स्ट्रगल था, हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, बट वो लोग डीपली डिसअपॉइंटेड थे व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब वो लोग डीपली डिसअपॉइंटेड थे जब ये मूवमेंट वॉज कॉल्ड, मतलब जब ये मूवमेंट 1931 में कॉल्ड ऑफ कर लिया विदाउट द रेवेन्यू रेट बीन रिवाइव, मतलब ये रेवेन्यू पहले ही ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया गया 1931 में, और रेवेन्यू रेट को तब तक रिवाइव भी नहीं किया गया था। ठीक, उन्हें बहुत निराशा हुई।
So when the movement was restarted in 1931, many of them refused to participate. और जब ये movement दोबारा 1932 में स्टार्ट किया तो कई लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. And the poorer peasantry were not just interested in lowering of revenue demand. जो गरीब किसान थे केवल लगान में ही कमी नहीं चाहते थे. जो गरीब किसान थे वो सिर्फ लगान में ही कमी करना नहीं चाहते थे. बट लगान में ही कमी करना नहीं चाहते थे. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlord. और उनमें से बहुत स्मॉल कई लोग तो टीनेंट थे जो लैंडलॉर्ड से उनकी ज़मीन लेते थे रेंट पर. और एज द डिप्रेशन कंटिन्यू एंड कैश बिकम्स dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. अब क्या हुआ था, ये डिप्रेशन कंटिन्यू रहा और जो इनकम थी वो क्या हो गई, गिरने लगी. मतलब आप कह सकते हो जो कैश इनकम थी वो गिरने लग गई और जो स्मॉल टीनेंट्स थे अब उन्हें डिफ़िकल्टी होने लग गई कि वो रेंट को पे कैसे करेंगे. अब उन्हें डिफ़िकल्टी होने लग गई कि वो अब रेंट को पे कैसे करेंगे. And they wanted the unpaid rent to the landlord. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. उन्होंने क्या कहा, वो चाहते थे कि ये जो रेंट वो पे नहीं कर पाएंगे लैंडलॉर्ड उसे माफ़ कर दे. दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट. उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ऑफन लीड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट. और उसको मतलब उस रेडिकल मूवमेंट्स में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिसको लीड कौन कर रहे थे, सोशलिस्ट और कम्युनिटीज लीड कर रही थी. और apprehensive of raising issues that might upset the rich peasant and landlord, the Congress was unwillingly to support no rent companion in most places. So the relationship between the poor peasant and the Congress remained uncertain. अब क्या हुआ कि अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के वजह से कांग्रेस ने क्या किया, नो रेंट आंदोलन को समर्थन देने में वो प्राय हिचकिचाती थी. इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच का भी संबंध अनिश्चित बने रहे. आप कह सकते हो apprehensive of raising issue that might upset the rich peasants and landlord, the Congress was unwillingly to support no rent companions in most places. क्या हुआ कि जो रिच पर्सन थे और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने एक रेजिंग इशू उठाया था और माइट अपसेट, वो अपसेट थे, ठीक है, कि जो कांग्रेस है वो अनविलिंगली सपोर्ट उनको कर रही है नो रेंट पर, नो रेंट आंदोलन कंपेनियन पर मोस्ट प्लेसेस में वो उनको सपोर्ट कर रही है. एंड सो द रिलेशन, इसी के कारण जो पुअर पीसेंट और जो कांग्रेस थे उनके रिलेशन अनसर्टेन रहे, कभी एकजुट उनका रिलेशन नहीं हो पाए. एंड दैट What about the business classes? What about the business classes? अब business classes की क्या स्थिति थी? How did they relate to the civil disobedience movement? उन्होंने civil disobedience movement के बारे में अपनी क्या राय रखी थी, मतलब वो कैसे हर चीज़ को उससे रिलेट करते थे. During the First World War क्या हुआ था? During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profit and become powerful. During the First World War में क्या हुआ था, जो इंडियन मर्चेंट्स थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे. ये आप चैप्टर 5 में देखेंगे. And keen on
expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activity. अब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रिएक्ट किया, मतलब जो कॉलोनियल पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो रेस्ट्रिक्ट कर रही थी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, वो रेस्ट्रिक्ट कर रही थी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। और वो मतलब वो चाहते थे प्रोटेक्शन, वो कहते थे कि उन्हें प्रोटेक्शन होना चाहिए इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स के खिलाफ, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था। एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। अब क्या हुआ था कि वो क्या चाहते थे कि वे जो इम्पोर्ट होती थी, इम्पोर्ट जो फॉरेन गुड्स इम्पोर्ट होता था इंडिया में, उसको वो प्रोटेक्शन चाहते थे। और जो रुपी स्टर्लिंग था और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो में भी वो चाहते थे कि चेंजेस आए, जिससे मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेशियो में भी चेंजेस आए, जिसके कारण अगर इसमें चेंजेस आएगा तो इम्पोर्ट क्या होगा, डिस्करेज किया जाएगा। और तो उसके बाद क्या किया जाएगा, इम्पोर्ट को डिस्करेज किया जाएगा। एंड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, वो बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे फॉर्म दी, उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 को इसको फाउंड किया। मतलब वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने फॉर्म किया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 में। देखो 1920 में उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को फाउंड किया और 1927 में उन्होंने फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कांग्रेस एंड इंडस्ट्रीज को फाइंड किया, चैम्बर ऑफ कांग्रेस एंड इंडस्ट्रीज को फाइंड किया। एंड लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, और इसको लीड कौन कर रहा था, पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ को लीड कर रहे थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। ठीक है, इस चीज़ को लीड कौन कर रहा था, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल पर, ठीक है, जो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में कर रखा था। एंड सपोर्टेड दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, और उन लोगों ने सपोर्ट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब पहली बार लॉन्च हुआ था। एंड they gave financial assistance and refused to buy or sell important goods। उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, उन्होंने आंदोलन को एक फाइनेंशियल सहायता दी और जो इम्पोर्ट गुड्स को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उनको खरीदने और बेचने से क्या किया, मना कर दिया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एट अ टाइम, और जो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन थे वो केम टू सी स्वराज, most of the businessmen came to see Swaraj as a time। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ पे when colonial restriction of business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। और वो मतलब बिजनेसमैन स्वराज को ऐसे देखते थे कि जहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पॉलिसी नहीं होगी बिजनेस को लेकर, और वो कभी भी मतलब बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और
और जो हाँ, कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी बिजनेस में, वो नो लॉन्गर, मतलब जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस थी, जो पॉलिसीज थी, अब वो नो लॉन्गर रहेगी, और जो हमारा व्यापार है, जो हमारी इंडस्ट्री है, अब वो फ्लोरिश होगी विदाउट कंस्ट्रेंट, मतलब बिना रुके, विदाउट कंस्ट्रेंट, अब वो फ्लोरिश होगी, वो बिना बर्बाद हुए, निर्बाद हुए, वो मतलब काफ़ी फल फूल सकेगी, काफ़ी फल फूल सकेगी। And but after the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन जैसे राउंड टेबल कांग्रेस फेलियर हुआ, जैसे राउंड टेबल कांग्रेस फेलियर हुआ, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो उत्साह था, जो एंथुसियाज्म था, वो क्या हुआ, वो बिल्कुल नो लॉन्गर रह गया, एंथुसियाज्म नो लॉन्गर रह गया उनमें, ठीक है, एंड नो लॉन्गर एंथुसियाज्म, उत्साह नहीं रह गया था।